कि विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद अब दुश्मन बन गए हैं। कौन संगठन का हितैषी है, कौन संगठन का हितैषी नहीं है। आरएसएस की विचारधारा यहाँ है और हमारी विचारधारा यहाँ है। जिग्नेश मेवानी से आप संपर्क में है? जिग्नेश मेवानी भाई हैं। कि चंद्रशेखर आजाद जब से एमपी बने हैं या तो बड़े नेता बने हैं भारत के तौर पर, तब से उन्होंने बात करना छोड़ दिया है जिग्नेश मेवानी। क्या गुजरात में जाति के नाम पर शोषण बंद हुए? भीम आर्मी में ऐसे ही लोग ज्वाइन होते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं और असामाजिक तत्वों की टोली है। पढ़ा लिखा व्यक्ति को डंडा उठाएगा, पैन उठाएगा। तो भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी का सिरम हो, उससे क्या मायावती जी को नुकसान हुआ? दलित समाज में भी काफी ऐसी कास्ट है, सब कास्ट जिसको कहते हैं, तो वो ही एक नहीं हो रहे। करत अभ्यास के जड़मती सुदान रसरी आवत जावत है सिंह पर प्रसाद। आपको लगता है कि तब आप जेल में नहीं गए होते तो आप कुछ और ही दिशा में होते? कहीं नौकरी कर रहे होते। भीम आर्मी के लोग ईश्वर में मानते हैं? नहीं, ईश्वर है कहाँ। अब यार छोड़ ना यार, अब छोड़, ये सब अपने रास्ते चलते हैं ऐसा। लेकिन आज के बाद मूवमेंट के विषय में कभी कोई सवाल मत करता। નમસ્કાર મિત્રો, હું સમ્રાટ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ। દલિત શબ્દ આપણે સાંભળીએ એટલે અનામત યાદ આવે, કોઈના હક ખાતા લોકો યાદ આવે, પરંતુ એની પાછળનો જે સંઘર્ષ છે, આ દલિતોનો જે ગામડાઓમાં, શહેરોમાં, અને માત્ર ગુજરાતની વાત નથી કરતો, આખા સમગ્ર ભારતની વાત કરું છું કે દલિતોનો જે સંઘર્ષ છે એ સંઘર્ષ આજ દિન સુધી કોઈએ જોયો નથી। ઘણી વખત ગુજરાતની વાત કરીએ તો દલિતોને ઘોડા ઉપર ચડવા નથી દેતા, કારણ કે દલિત થઈને શા માટે વરઘોડો કાઢી શકે? દલિત હોય એ મૂછો ન રાખી શકે, કારણ કે જે કહેવાતી ઉચ્ચ જાતિના લોકોને એનાથી તકલીફ થાય છે। એટલે તમામ જગ્યાએ દલિતો ઉપર કોઈ ને કોઈ રીતે અત્યાચારો, અન્યાય થતો રહે છે અને આપણે માત્ર ને માત્ર મૌન થઈને બેઠા છે કે આપણા ઘરમાં ક્યાં થયું છે। પરંતુ આ તમામ મુદ્દે આજે વાત કરવાના છે અને આજે ચક્રવાતના સ્ટુડિયો પર અમારી સાથે જોડાયા છે વિનય રતનજી, કે જેઓ ભીમ આર્મીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે અને बहुजन मूवमेंट સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલા છે। सर जी, चक्रवात न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस बहुजन राजनीति में या बहुजन मूवमेंट में काम करना है? देखिए, मैं अगर अपने पैदा होने का स्थान बताऊं तो उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है सहारनपुर। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। रही इस आंदोलन में आने के बाद, इस आंदोलन में हर उस व्यक्ति को आना चाहिए जो इस देश से प्रेम करता है, जो ये चाहता है कि देश जो है ना पुनः सोने की चिड़िया हो। क्योंकि देश, जब इस इतिहास हम पढ़ते हैं तो ये देश कभी बड़ा उन्नत देश था, सोने चांदी हीरे इसमें जवाहरात भरे हुए थे, सबको लूटा गया। इसको दोबारा से ऐसा ही करना है तो उसको अम्बेडकर आंदोलन, बहुजन आंदोलन में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप समता समानता की बात करते हैं, आप जातीय दंश की बात करते हैं, आप खुद के व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इस आंदोलन में आने पर मजबूर करती हैं। आपकी क्षमताएं चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर आपकी जाति आपके सामने आ जाती है तो आपको पता लगता है कि आप किस जाति से हैं। फिर आपकी क्वालिटी, आपकी क्षमताएं नथिंग हो जाती है। तो फिर ऑटोमेटिकली डॉक्टर अम्बेडकर जो है ना वो याद आते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष याद आता है। जैसे आज मैं वडोदरा में था तो मैं गया, वहाँ संकल्प भूमि गया, वहाँ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये कह रहे हैं तड़पते हुए कि भैया मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरे साथ ये व्यवहार है तो मेरे समाज के साथ क्या स्थिति होगी। तो हम भी उस आइडियोलॉजी के लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद इस देश में समानता कैसे आए, इस देश में इक्वलिटी कैसे हो, बराबरी कैसे हो, उसके लिए ऐसे प्रयासरत हैं। विनय जी, आप भीम आर्मी से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपसे काफ़ी लोग मिलते जुलते होंगे, आपको शायद टाइम भी नहीं रहता होगा कि परिवार को समय दे, फिर भी बहुजन मूवमेंट में आने के बाद आपको क्यों ऐसा लगा कि भीम आर्मी में मुझे ज्वाइन करना है या भीम आर्मी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाना है जहां ये आरएसएस की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या ऐसे कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको
नीचे गिरा के जब बहुजन मूवमेंट है, आम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको आगे ले जाना है। देखिए बेसिक क्या है, ये विचारधारा सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की नहीं है, ये विचारधारा हजारों साल से चली आ रही है बराबरी और गैर बराबरी के खिलाफ। समय समय पर खड़े हुए बुद्ध खड़े हुए, संत रैदास खड़े हुए, नानक खड़े हुए, कबीर खड़े हुए, नामदेव खड़े हुए, पेरियार खड़े हुए, साहू जी खड़े हुए। तो ये लगातार एक सिस्टम चल रहा है खड़े होने का, भाई कोई ना कोई खड़ा होगा। मेरा ये मानना है कि प्रकृति चुनती है आपको इस आंदोलन के लिए, प्रकृति चुनती है कि भाई प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिकली संतुलन बना कर रखती है कि अगर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, गैर बराबरी बढ़ रही है, तो उसके एज में कुछ ना कुछ ऐसा खड़ा जरूर होगा कि जो जवाब देगा। जैसा आपने आरएसएस की बात कही, आरएसएस के अगर हम इतिहास में जाएं तो आरएसएस कभी भी तिरंगे का पक्षधर नहीं रहा। आरएसएस सावरकर की आइडियोलॉजी पर चलता है। सावरकर वो ना जाने कितने देशभक्तों को सावरकर ने क्या शब्द यूज करूं, दलाली करके कि ना जाने कितने देशभक्तों को जेल भिजवाया है, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी है। तो हमारी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा कोई मेल नहीं है। आरएसएस की विचारधारा यहाँ है और हमारी विचारधारा यहाँ है। ठीक, हम जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर के जो लोग हैं, जो बुद्ध के लोग हैं, जो रैदास के लोग हैं, नानक के लोग हैं, हम लोगों की सोच का डेवलपमेंट एक अलग ही है। हम सबको इक्वलिटी बराबरी की निगाह से देखते हैं और सावरकर के जो लोग हैं वो दबा कर रखने को ही वो मुझे लगता है कि वो शासन कहते हैं, सत्ता कहते हैं। ये बड़ा फर्क है उनमें और हम लोगों में। क्योंकि आप अभी गुजरात में आए हैं, गुजरात की धरती, वैसे तो पावन धरती कहते हैं इसको, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इस धरती ने काफ़ी ऐसे संत दिए हैं, काफ़ी ऐसे महात्मा दिए हैं। और गुजरात की धरती के लिए भीम आर्मी को लेकर क्या आपका रोड मैप है अभी? देखिए मेरा ये मानना है, मैं जब उड़ीसा जाता हूँ तो आधे कपड़ों में लिपटी महिलाओं को देखता हूँ। मैं जब केरल जाता हूँ तो जो भारत में शिक्षा में सबसे आगे है, वहाँ अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति देखता हूँ। मैं जब यहाँ से हिमाचल चला जाता हूँ तो वहाँ दलित व्यापारी तो है दलित, लेकिन अत्याचारियों का तो है। अभी उत्तराखंड के पहाड़ों की घटना है, एक 18 साल के केतन लाल नाम के लड़के को ये कील ठोक दी गई, यहाँ पर गुप्तांग जला दिया गया, हाथों में कीलें ठोक दी गई, मतलब उसको तड़फा कर मारा है। ठीक, उधर अगर मैं बंगाल चला जाऊँ तो वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। वहाँ शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास। कर्नाटक चला जाऊँ, वहाँ आज भी वो जो दासी प्रथा वाला प्रोसेस है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ सफाई करने वाली जो हैं, जब आप वहाँ के गेस्ट हाउस में जाओगे तो जो वहाँ सफाई करते हैं वो कोई पेपर नहीं है, वो आपके रहम करम पर जिंदा है। आप जाओ, वो आएंगे, सफाई वफाई करेंगे, आप उनको कुछ दे दोगे तो उनका काम चलेगा। मैं अगर बिहार चला जाऊँ तो आज भी लड़की के उठाकर रेप कर देते हैं जाति के नाम पर। राजस्थान आ जाऊँ, मूछ रखेंगे तो मार देंगे। राजस्थान की घटना है कि क्या एक आईएएस अधिकारी को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया था। एक आईएएस अधिकारी को एक आईपीएस की मदद लेनी पड़ी घोड़ी पर बैठने के लिए। मटका छूने पर हत्या है। मतलब ये आप जब अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, चाहे दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, उत्तरी भारत हो, जब आप अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि शोषण एक जैसा, अत्याचार एक जैसा, जाति के नाम पर शोषण सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। और जब ऐसा है तो फिर आंदोलन भी एक जैसा ही होना चाहिए। अंबेडकर आंदोलन एक जैसा तब तक नहीं होगा जब तक ये अत्याचार बंद नहीं होंगे। ठीक, और क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश के विषय में सोच कर गए थे, तो उनके अनुयायी भी पूरे देश के विषय में सोच कर चल रहे हैं। रही गुजरात की ज़मीन की बात, बताइए गुजरात में कौन सा अन्याय कम नहीं है। मैं यहाँ लगभग सन 2018-19 में मैं यहाँ एक बार आया था, तो एक परिवार के कई लोग जो ना सीवर में गिरने से मरे थे। तो मैं जब उनके घर गया तो मैंने फ़र्क देखा। सड़क के इस ओर बिल्डिंग खड़ी है बहुत बड़ी, अच्छे लोग हैं, भवन जैसे मकान बने बहुत सुंदर, और सड़क के इस ओर एक कच्चा घर है, ऊपर टीन पड़ी हुई है, उसमें एक बच्चा जो है ना बिलखता और रो रहा है गर्मी में।
बूढ़ी माँ बैठी हुई है। मतलब ये परिदृश्य जो है, ये सिर्फ 4 फुट की 10 फुट की रोड के साथ बाहर चले जाओगे तो आपको मेरी का एहसास होगा, और रोड के इस ओर चले जाओगे तो आपको ये एहसास होगा कि कैसा भारत है। और ज़्यादातर लोग उस हिस्से में छोटी जाति वाले या जो कथित तौर पर जिसको जातियाँ, कहते हैं, हाँ जातियाँ तो देखो छोटी बड़ी नहीं हो सकती। जातियाँ तो एक जातियाँ तो क्या है, जातियाँ बेसिक जो है ये काम के आधार पर तैयार की गई थी, लोगों ने इनको नाम दे दिया है। और हम अम्बेडकरवादी लोग जाति में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे आज भी मैंने देखा, मैं कल जो है यूनिटी ऑफ स्टैचू पे गया था, तो मैं वहाँ घूमा तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ से रोड से अंदर की ओर चलते हुए जा रहा था तो उसके पास में कुछ घर बस थे, छोटी छोटी दुकानें थी, जैसे झोंपड़ी डाल लेते हैं। तो मैं अपने साथी से पूछा था, मैंने भाई इनका क्या है, क्योंकि जब हम वहाँ आए तो पूरा चेकिंग थी, पास था, पास के बिना नहीं आगे जाने दिया जाता। तो मैं ये पूछा था, मैंने कहा जो छोटी छोटी दुकानें खोले हुए बैठे हैं, जैसे गांव में छोटी दुकान होती है, मैंने कहा इनके घर का खर्चा कैसे चलता है। ठीक, तो वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो तो गर्व का विषय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गौरव है, पूरे देश को एक किया, बड़ी ताकत लगाई। लेकिन असली यूनिटी क्या होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। क्या गुजरात में गरीबों की समस्याओं का समाधान हुआ है? क्या गुजरात में जाति के नाम पर शोषण बंद हुए हैं? अभी कल जहाँ मैं गया था चैत्र भाई वैसावा जी के उसमें, अब आप बताइए कि 18 दिन का बच्चा जेल में है, कौन सा कानून कहता है कि 18 दिन के बच्चे को जेल में डाल दिया जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इतनी जल्दी सजा कर कैसे दे रहे हैं? 2-3 साल में आप सजा कर देंगे, फाइलों के चट लगे हुए हैं, लोगों को 20-20 साल सजा नहीं हो रही है। तो जब मैंने वहाँ की पूरी हिस्ट्री पता करी तो मुझे पता लगा कि उन्होंने इस बार ये काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को हरा दिया है, और जैसे उनके कैंडिडेटों को हराया गया है तो फौरन भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली रूप दिखाया। ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। क्या ये राजनीतिक तौर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना? देखिए, जब आप क्षेत्र में रहेंगे और आंदोलन करेंगे तो आपकी बढ़त तो होगी, क्यों नहीं होगी भाई? वो ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं, और जब वहाँ ज़मीन की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि नेता को सवाल पूछना पड़ेगा, और जब सवाल पूछा जाएगा तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि करप्शन का बड़ा बोलबाला है, और जब जवाब नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें सिर्फ एक नेता गलत कहाँ हो गया, इसमें पूरा सिस्टम गलत है ना। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये थी कि जहाँ पर भी जाते हैं हम लोग, तो ख़ास तौर पर ये होता है कि मान लीजिए कि बहुजन को एक करना है। आपका भी मिशन ऐसा है कि बहुजन को एक करना है, और जो मूवमेंट है उसको बड़े पैमाने पे ले जाना है, और गांव का छोटा सा छोटा आदमी उसके वहाँ तक, उसके घर तक वो मूवमेंट पहुँचे। लेकिन होता ये है कि एक दलित कम्युनिटी है, उसमें भी सब कास्ट आती है, बिल्कुल, तो वो एक नहीं हो रहे, तो फिर SC ST OBC को कैसे एक कर सकते हैं? देखिए, आज जब मैं गुजरात में आया तो मैंने देखा कि मैं जैसे एयरपोर्ट से उतरा तो एकदम जो फूल मालाएं और बहुत सारे गुलदस्ते मुझे दिए गए। फिर मैं आया, वहाँ गया, वहाँ बहुत सारे, यहाँ आया बहुत सारे। मैंने उसका कैलकुलेशन किया, लगभग 15,000 रुपये के उन्होंने फूल मुझको दे दिए। देखिए, अगर इस देश की व्यवस्था को सुधारना है और हर बहुजन के घर तक मूवमेंट पहुँचाना है, तो हर बहुजन के घर तक बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तकें पहुँचानी पड़ेंगी, कांशी राम साहब की पुस्तकें पहुँचानी पड़ेगी, बुद्ध को पहुँचाना पड़ेगा कि बुद्ध क्या चाहते थे, फूले को पहुँचाना पड़ेगा फूले क्या चाहते थे। ठीक, और यही इस देश में यही सबसे बड़ा गेम प्लान है। समझिए, देश की एजुकेशनल पॉलिसी आप समझिए। जब आप गरीब का बच्चा पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, तो वो अम्बेडकर को भी पढ़ लेगा, वो सावरकर को भी पढ़ लेगा, तो वो तय कर लेगा ना फिर क्या करना है। यही इस देश में नहीं होता है। यहाँ जो है कि ये जो महापुरुषों की विचारधारा है जन जन तक ना पहुँचे, तो यहाँ शिक्षा का भी कैटेगराइजेशन किया गया है, कैटेगरी बना दी गई है, 2-2, 3-3 कैटेगरी। गरीब के बच्चे हैं, शोषितों के बच्चे हैं, वो प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, और प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, वहाँ का जो टीचर, जो ट्रेंड टीचर है, वो जनगणना करेगा, वो चुनाव ड्यूटी करेगा, वो जानवरों की जनगणना करेगा। जो ट्रेंड टीचर है, बाकायदा डिग्री लेकर टीचर बना है। फिर कॉन्वेंट स्कूल हैं जो 1,500 रुपये वाले हैं, उनमें बच्चा जाएगा, वहाँ सिर्फ ABCD SNR आसाम सीखा के साथ कुछ नहीं, एक उससे भी ऊपर का लेवल है,
जब उसमें बच्चा पढ़ेगा जिसकी फीस 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 से शुरू होती है, आप में उस लेवल में नहीं आते हैं। आप हमारे बच्चे तो 1,500 वाले में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ जब बच्चा जाएगा, वो तैरना सीखेगा, वो डांस सीखेगा, वो भाषण देना सीखेगा, ठीक है, वो गेम सीखेगा। अब आप मुझे बताइए किसका बच्चा आगे बढ़ेगा? प्राइमरी वाला तो आगे बढ़ नहीं सकता, वो 1,500 वाला भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये बढ़ेगा आगे, समझ रहे हैं? तो सीधी सीधी बात है, जब तक शिक्षा का एकीकरण नहीं होगा, डॉक्टर अम्बेडकर चाहते क्या थे वो भी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। जिन लोगों ने शिक्षा, जो लोग पढ़ लिए हैं और जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ लिया है, इक्वल वो चाहे सवर्ण जाति के लोग भी क्यों नहीं है, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर को समझ पाएंगे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, पर्सनल जाति के खिलाफ नहीं है, एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। यही हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे साथी जो फूल दे रहे हैं, नहीं छोड़िए फूल देना, फूल से क्या होता है? आप 10 पन्नों की किताब खरीदिए, कहीं शादी में जाते तो उसको दीजिए, विवाह में जाते उसको दीजिए, किसी के मरने जीने में जाते तो किताब साथ लेकर जाइए, उसको वहाँ पर उपहार के तौर पर दीजिए। अगर आप 10 लोगों को किताब दे, कम से कम एक तो पढ़ेगा। वो एक अगर पढ़ जाता है तो डॉक्टर अम्बेडकर के लिए तो थे, बताइए कितना बड़ा चेंज किया। वो तो सपना था। हाँ, कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। लेकिन विनय जी, होता ये है कि मान लीजिए कि गुजरात में दलित मतलब शेड्यूल कास्ट में बनकर आते हैं, फिर वाल्मीकि आते हैं, फिर चमार आते हैं, तूरी, बारोट है, वो काफ़ी जातियाँ हैं। हाँ, तो उसमें बनकर वाल्मीकि से छुआछूत रखते हैं, बिल्कुल, वाल्मीकि चमार से रखते हैं, चमार उससे नीचे रखते हैं। तो ये व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैं फिर कहूँगा, अच्छी शिक्षा जब होगी तो व्यवस्था अपने आप टूटेगी। ये व्यवस्था टूटी दिल्ली में ऐसी, अब आपस में दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली में जो अलग अलग जातियाँ आपस में उठना बैठना, रोटी बेटी का रिश्ता भी है। उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है, पंजाब में है, हरियाणा में है, समझ रहे हैं? इसके लिए अच्छी शिक्षा का होना अति आवश्यक है। लेकिन ये भी बात है कि जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है, जो IPS है, IAS है, जो अच्छी जगह पे अभी है, फिर भी वो नहीं पहुंच पाए हैं, वो स्वर्ण दलित हो जाते हैं। तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपकी इस बात से बड़ी बहुत ही सहमत हूँ, और इस बात से मैं दुख भी रहता हूँ कि जो लोग ऊपर की ओर चले गए हैं उन्होंने नीचे देखना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सब लोग ऐसे नहीं हैं, और हमारा निरंतर प्रयास जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और देखिए, हर व्यक्ति बैकअप चाहता है, वो चाहता है उसके पीछे कोई ऐसी चीज़ खड़ी हो जो उसको सुरक्षित रख सके, उसकी नौकरी को सुरक्षित रख सके, आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सके। ठीक, ये जो भीम आर्मी है ना, ये उसी सुरक्षा का नाम है एक, कि जब किसी अधिकारी के साथ गलत होगा, किसी साथी के साथ गलत होगा, बेटी के साथ गलत होगा, तो हम सड़क पर निकल कर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आंदोलन करेंगे, ये गलत हुआ। तो भीम आर्मी सुरक्षा का ही नाम है। तो वो जो साथी, जो मेरी भी ये सोच थी जो आपने सवाल पूछा, लेकिन अब मेरी सोच चेंज हो रही है, क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं भैया मुश्किल से नौकरी मिली है, नौकरी में हम पीछे से बैठकर अपने 10 लोगों का भला कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सामने रहेंगे तो हमारे पास कुछ होगा नहीं। लेकिन अब आप लोगों को देख रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहे हैं, और हमारी टीम को देख रहे हैं, तो थोड़ा सी ताकत पैदा होती है कि नहीं, अब हम निकल कर, एक कदम आगे निकल कर 10 लोगों की मदद कर सकते हैं। आपने भीम आर्मी का नाम बोला, एक सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल है। बिल्कुल, भीम आर्मी की फंडिंग कहाँ से आती है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, भीम आर्मी का अब तक अपना कोई राष्ट्रीय कार्यालय नहीं है, भीम आर्मी का अपना कोई झंडा नहीं है, मतलब झंडे का प्रारूप तो है, झंडा छपवाने के पैसे नहीं है। ठीक, भीम आर्मी का कोई लेखनी नहीं है, मतलब जैसे हम छोटी पुस्तक छाप के उसको बांटते, वो नहीं है। ठीक, मैं भी अगर जाता हूँ, जैसे मैं गुजरात आया हूँ, तो गुजरात के साथ में टिकट बुक कराया है, और यहाँ से जाने का भी टिकट बुक मेरा कराएंगे। ठीक, कहीं से जो साथी हमारे हैं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सब अपने बिहाफ पर ही सही सारा काम कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, हाँ, फंडिंग का ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि फंडिंग दे, तो सबसे पहला सवाल रहता है कि फंडिंग कहाँ ले।
ठीक है, एक सिस्टम उसके लिए तैयार धीरे धीरे हो जाएगा। तो अभी जो है ना सब अपने बलबूते पर ही चल रहा है, मतलब इसमें किसी का कोई रोल नहीं है कि कोई नेता कोई मदद करता है या कोई कुछ मदद करता, नहीं। आपको अगर मैंने जिम्मेदारी दी थी तो आपको जिम्मेदारी सबसे पहले ये कह के दी गई कि कहीं से आप पर करप्शन का आरोप ना लग जाए, कहीं से आप पर ये मुझे मैं पता ना लग जाए कि किसी गरीब आदमी से आपने 1 रुपया लिया है। अगर आप में चलने की हिम्मत है तो मुझे बताइए, फिर आप जिम्मेदारी लीजिए और चलिए। और अब गर्व जब तब होता है कि जब एक गरीब मेरा कार्यकर्ता भी जो है ना अपनी मेहनत करके पूरे दिन की मजदूरी करके 10 रुपये निकाल कर आंदोलन के लिए रखता है। यही फंडिंग है, यही रिसोर्स है फंडिंग का, दूसरा कोई रिसोर्स नहीं है। क्योंकि चीज़ ये है कि एक बात भी यूपी से ही, आप जहाँ से है वहाँ से एक उठी थी बात थोड़े साल 1-2 साल पहले कि भीम आर्मी की फंडिंग बीजेपी से आती है और बहुजन मूवमेंट जो मायावती जी ने जो खड़ा किया है और अभी जो चालू है उसको ख़त्म करने के लिए भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद काम कर रहे हैं। देखिए, बहुजन मूवमेंट बेसिक क्या है कि बहन जी सेकंड पार्ट है बहुजन मूवमेंट का। फर्स्ट पार्ट जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कांशीराम साहब, कांशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट खड़ा किया है, ठीक। रही बीजेपी से फंडिंग की बात, देखिए जब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और निस्वार्थ भाव से चलते चलेंगे तो आप पर आरोप लगेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, ठीक। हाँ, मैं तो सिर्फ हंसते हुए एक बात कहता हूँ कि हमने कुछ लोग फील्ड में छोड़ रखे हैं बिना तनख्वाह के, भाई जाओ भाई हमारा प्रचार करो, तो वो हमारा प्रचार कर रहे हैं भाई, इस बहाने से हमारा प्रचार भी हो रहा है, ठीक। और मेरा ये मानना है कि विचारधारा जो है ना वो अंबेडकर विचारधारा और मनु की विचारधारा ऐसे है, ठीक है। तो इस प्रकार की विचारधारा का मिलाप तो हो नहीं सकता, ये कभी ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक। तो और हम भी मजबूत हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये तो समझ में आ गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय नहीं झुके जब कोई रिसोर्स नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे, कोई भीड़ नहीं थी, कोई तंत्र नहीं था। आज तो फिर हमारे पास तंत्र है, आप जैसे साथी भी हैं, और हर प्रदेश में हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला अनुयायी है कि अगर एक आवाज़ लगा दे तो लाखों लोग सड़क पर जाते हैं। तो आज किसी के सामने झुकने का, किसी के सामने बिकने का ये तो कोई मतलब बैठता नहीं है। और फिर हमारा तो नारा ही है, ना झुकेंगे ना बिकेंगे ना रुकेंगे। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफ़ी नज़दीक के, मतलब कह सकते हैं भाई ही है। कब मिले थे और कैसे मिलना हुआ था? जब उनको जेल में डाला तब क्या हुआ था? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भाई और हम 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अच्छा। वो भी सोशल वर्क करते थे पहले से, मैं भी सोशल वर्क करता था, जानते थे मतलब कि एक दूसरे को, ऐसे नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती थी। संगठन बनने से लगभग 6 महीने पहले हमारा उठना बैठना शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, बातचीत शुरू हुई, अखबार पढ़ते थे साथ बैठ करके, और मेरी एक शॉप थी ऑनलाइन काम करने की, फॉर्म वॉर्म भरना, तो उस पर बैठते थे हम। तो कहते थे यार कुछ हमें करना चाहिए, तो हमें संगठन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। हमने उनको कहा भाई देखो काम तो हम कर देंगे, ऐसा ना हो तुम बीच में छोड़ के चले जाओ। कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और हमने संगठन की नींव रखी। भीम आर्मी नाम से? नहीं, जब पहली मीटिंग संगठन की तो हमने इसका कोई नाम नहीं सोचा था। अच्छा। इसका नाम तो कम से कम 50 मीटिंग हो चुकी थी, उसके बाद नाम आया है। अच्छा। अब मेरा गांव पड़ता है फतेहपुर वादो, पहली मीटिंग वहाँ हुई, वहाँ लगभग पहली मीटिंग में 13 लोग थे। मैंने चंद्रशेखर भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई आ जाओ काम शुरू हो गया है। वो आए, उन्होंने स्पीच दी, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। चंद्रशेखर भाई एडवोकेट हैं, लोगों की समस्या आई, उनका समाधान शुरू किया। समाधान बेसिक क्या शुरू हुआ, किसी के साथ गलत हो तो उसकी FIR लिखी सही से, जाओ देकर आओ। FIR दर्ज नहीं तो फ़ोन करके पूछा भाई आपने दर्ज क्यों नहीं की, दर्ज नहीं किया करे यहाँ तो आप हम लिख कर दीजिए भाई, हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। तो हमने इस प्रकार से काम करना शुरू किया। उसके बाद आपने बोर्ड देखा होगा ग्रेट चमार का। हाँ। वो बोर्ड जो है ना वो खुद की ज़मीन में लगा हुआ बोर्ड है, ठीक। उस पर विवाद हुआ, उस पर हमें बिना वजह ही ट्रोल कर दिया गया। उससे हमारा कोई मतलब नहीं था, वास्ता नहीं था। वहाँ जाकर पुलिस ने दूसरे वर्ग के लोगों ने वहाँ की महिलाओं को पीटा। जब भी पीटा तो हम कैसे देखते, हम भी वहाँ पहुँचे, पुलिस आई, फिर पुलिस वहाँ अब हो गया बवाल वहाँ पर। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा काली कर दी, तथागत बुद्ध की प्रतिमा को काला किया गया।
अब ये सब चीज़ें कहाँ देखने लायक है? भाई हमारे सामने कोई डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को काला कर देगा, बर्दाश्त करने वाली कोई चीज़ तो बर्दाश्त नहीं नहीं करेगा। है। ठीक। उसके बाद ये मामला साथ हुआ, फिर सब्बीरपुर की घटना घटित हुई। सब्बीरपुर हमारे यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ ये घटना घटित हुई। वहाँ जो है पहले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती वो लोग नहीं मनाने दे रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने, उनका खूब हब है हमारा राजपूत समाज के लोगों का, वो बहुत सारे गांव हैं और बड़े सक्षम लोग हैं। हमारे बहुत लोग तो गरीब लोग हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से दंगा हो, वहाँ पर भी दंगा हो गया। हालांकि उस घटना से भी हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं था। हमने तो समाज के नाते एक महापंचायत की घोषणा की। जब महापंचायत की घोषणा की तो वहाँ जो है शहर में जगह जगह से जो लोग आने वाले थे, पुलिस ने उन्हें रोका। किसने क्या किया समझ नहीं आया। शहर में हुड़दंग मच गया और उसका सारा कुल मिला के आरोप जो है वो हम पर, चंद्रशेखर भाई पर, हम पर, हमारी टीम पर लगा दिया गया। कोई रोल नहीं हमारा उसमें। अच्छा। हाँ, सिर्फ महापंचायत बुलाई थी किस लिए कि जिनके घर जले हैं उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाए, जो अनाज की व्यवस्था की जाए और पैसों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो उनका भरण पोषण हो सके। इसलिए ये सब कुछ हुआ। होने के बाद जो है मेरे याद है, मेरी जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, मेरी छोटी बहन 24 साल की बहन थी, वो एक्सपायर हुई थी। चंडीगढ़ पड़ता है हमारे यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर, और पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक्सपायर हुई थी। और उस दिन जो है, उससे एक दिन पहले हम सब ने उसको कंधा दिया था। तो हमारे एक प्रथा होती है, तीजा बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो उस दिन हड्डियाँ वड्डियाँ जो हड्डी होती हैं, फूल बोलते हैं उसको, चुप करके वो गंगा में, नदी में, कहीं भी उनको डालते हैं। तो वही दिन था उस दिन, और ये सब कुछ हो गया। फिर सब चीज़ हम लोगों पर, हम मुख्य आरोपी इसमें रहे। हालांकि मैं तो नहीं था, फिर भी चंद्रशेखर भाई यार मुख्य आरोपी रहे, तो बाद में पता लगा मैं भी मुख्य आरोपी हूँ। फिर पहले 5,000 का इनाम हम पर हुआ, फिर 12,000 का इनाम हम पर हुआ। तो फिर चंद्रशेखर भाई को पुलिस ने ढूंढा। वो बहुत चारों तरफ शोर मचा हुआ था। बेसिकली शोर किस लिए मचा हुआ था कि हमने उससे पहले कई काम किए थे। काम कैसे कि जो लोग राजनीतिक, जिनका राजनीतिक ताकत थी जिनके पास, जिनके खिलाफ कभी मुकदमे नहीं होते थे, हमने मुकदमे कराए उनके खिलाफ। हमने गांव गांव में पाठशालाएं चलाई, भीमार्मी पाठशालाएं खोली, रविदास मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में, बुद्ध धर्मशालाओं में और अंबेडकर धर्मशालाओं में हमने वहाँ पर भीमार्मी पाठशालाएं खोली। और पाठशालाएं जब खोली तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा है, हमने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। और जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों का मन लगने लगा। फिर हमने बहुत सारी पाठशालाएं खोली, जितने गाँव में पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ थी उन सबको बैठ कर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, उससे दो फायदे हुए। एक तो समाज नशे से दूर भागा, जो युवा नशे की ओर बढ़ रहे थे वो नशे से दूर भागे। ठीक। दूसरा, बच्चों को फ्री 1 घंटे की एजुकेशन मिल रहा है। हाँ, शाम को 2-3 घंटे की ट्यूशन मिलनी शुरू हो गई, तो बच्चे जो है ना वो एडवांस होते जा रहे थे। दूसरा, आरएसएस के एकल विद्यालय जो थे वो बंद होते जा रहे थे। ये बात समझ में बहुत दिन बाद आई। मैं जब महाराष्ट्र गया तो मुझे समझ में आया, आरएसएस के एकल विद्यालय बंद हो रहे थे, भीमार्मी पाठशालाएं दनादन खुलती जाती, क्योंकि आरएसएस के एकल विद्यालयों में पढ़ता कौन है? वही दलित छोटे बच्चे। वो वहाँ पर देवी देवता सिखाते हैं, हमने यहाँ पर उनको संविधान, अंबेडकर, सावित्री और फूले बताए। तो हो सकता है कि सबको पीछे कारण ये भी रहा हो। फिर बहुत सारे लोग एफआईआर दर्ज कराई थी, जो गलत करते थे एफआईआर दर्ज कराते थे। पहले चंद्रशेखर भाई जेल चले गए। जेल चलने के बाद हमारे तमाम साथी जेल चले गए। जब वो जेल चले गए तो फिर सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आएगी। भाई संगठन भी खड़ा करना है, सबको बचाना भी है। छोटा सा संगठन था, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, बस ये 2-3 राज्य थे, लेकिन आसपास के लगते हुए 4-5 जिलों में संगठन था। अच्छा। हाँ, और फिर शुरू हुए, वहाँ से केरल तक पहुँचे और बंगाल तक पहुँचे। तो भीमार्मी नाम कैसे आपको? हाँ, भीमार्मी का जब हम ये काम कर रहे थे तो एक साथी थे, फोरमैन, हम उन्हें कहते थे फोरमैन। तो जब भी कोई बात होती थी तो हम एकदम से अग्रेसिवपन के साथ खड़े होते थे और वो करते थे। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा काम तो आर्मी जैसा है, जैसा आर्मी प्रोटेक्शन करता है देश का, ऐसे ही तुम लोग जो है प्रोटेक्शन कर रहे हो सोसाइटी का, बेटियों का। तो तुम्हारे नाम में आर्मी लगना चाहिए। तो तब नाम ये भीमार्मी आया। पहले संगठन का नाम था भीमार्मी राष्ट्रीय एकता मिशन, फिर हमने संगठन का नाम किया भीमार्मी भारत एकता मिशन। अच्छा। ये अभी संगठन जो भी भीमार्मी है, संगठन कितने राज्यों में एक्टिव है अभी? ये अभी क्या है कि ये सिर्फ लगभग ये 20 से 22 राज्यों में एक्टिव है। अच्छा। हाँ, अभी मणिपुर, मेघालय,
उधर की तरफ एक्टिव नहीं है। नागालैंड, असम मैं जा नहीं पाया तो एक्टिव हुआ भी नहीं है। बाकी और सब राज्यों में, तमिलनाडु में भी हैं कम लोग, लेकिन हैं। केरल में तो हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं कि पूरा केरल हिला दिया था। कर्नाटक में हमारी पूरी यूनिट है, यहाँ पूरी यूनिट है, महाराष्ट्र में पूरी यूनिट है, और उत्तर भारत तो पूरा छपा ही हुआ है, लेकर जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, सब जगह। ऐसी चीज़ें भी सामने आई। काफ़ी लोग जो ऐसे लोग हैं जिसको अच्छा पसंद नहीं है, या तो वो ऐसी सोच रखते हैं। ऐसे बोल रहे थे कि भीम आर्मी में ऐसे ही लोग ज्वाइन होते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं और असामाजिक तत्वों की टोली है, और जब भी समाज के नाम पर किसी को मतलब लड़ाई होती है तो वो पहले कूदते हैं क्योंकि उसको मारपीट अच्छी लगती है। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने में मुझे भी आनंद आएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एग्रीकल्चर से पीएचडी हैं। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लॉ हैं। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष खुद ग्रेजुएट हैं। कहने का मतलब ये है कि हर प्रदेश के अंदर हमारी जो प्रदेश कमेटियां हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है। चंद्रशेखर भाई खुद लॉ हैं, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और हमारी टीम में अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक, अब आप एक बात सोचिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो डंडा उठाएगा या पेन उठाएगा? पेन ही उठाएगा। पेन उठाएगा। दलित पेन उठा करके अपने अधिकार के प्रति लड़ पा रहा है, इसकी सबको बड़ी परेशानी है। देखो, हम डंडा उठा के सड़क पर चला, मारपीट करें, सबको अच्छा लगेगा, भैया मारपीट कर रहे हैं, जेल जाएंगे, 2 गाली देंगे हम। ठीक, हमने डंडा उठाने से अच्छा प्लान तैयार किया कि हमें करना क्या है। ठीक, लोगों के दिमाग में ये बैठाया कि तुम अगर हमें मारोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, तुम अगर हमारी बेटी के साथ गलत करोगे तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे। क्योंकि लोग तो वही समझ रहे हैं कि भगत सिंह है वो वायोलेशन के वो अब उड़ीसा में एक घटना घटित हुई कि 2 दलित परिवार गाय खरीद कर लाए, और गाय खरीद कर लाने पर पूरे गांव के लोगों ने उन्हें पीटा। आरएसएस के लोग पीटने चले गए। इधर से भीम आर्मी पहुंची। भीम आर्मी ने अधिकारियों को कहा, देखिए जब इनके पास स्लिप है, सब चीज़ें हैं, फिर भी इनको पीटा जा रहा है, सही नहीं है। आरएसएस के लोग जाकर उन्हें पीट रहे हैं। भीम आर्मी के लोगों ने पीटा आरएसएस के लोगों को, भगा भगा के। अच्छा इलाज किया, बताया उन्हें कि हाथ चलाना तुम भी नहीं जानते, हम भी जानते हैं। ठीक, लेकिन ये समाधान नहीं है। हाँ, ये हम साफ साफ कहते हैं कि हर बात का जवाब हमारे पास है। आप वैचारिकता में आ जाओ, वैचारिकता में जवाब ले लो। आप लाठी डंडे में आ जाओ, ये तो पुरखों ने किया है। हमारे पुरखे जो रहे हैं तो वो कभी कहाँ दबे हैं? वे मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, ताकतवर थे, लड़ना जानते थे। उदाहरण है चमार रेजिमेंट उठा के देखो आप, उदाहरण है भीमा कोरे गांव उठा करके देखो। ये हमारे पुरखों ने किया नहीं है, किया है। ठीक, ये तो डॉक्टर अम्बेडकर हमें रोक कर गए हुए हैं। उन्होंने संविधान में लिख कर दिए थे कि आगे इससे आगे नहीं बढ़ना बेटा, कुछ भी हो जाए इससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। ठीक, तो वो हमारी लाइन है। जब भारत पाकिस्तान की लाइन है ना, संविधान हमारी लाइन है, हम उस लाइन को क्रॉस नहीं करते। हाँ, लेकिन उसमें लिखे हुए जो अधिकार हैं उनका प्रयोग करते हैं, उसी से लोग डरते हैं। ठीक है भाई, जैसे संविधान में आर्टिकल 32 है, आपकी कोई कुछ ना सुनना हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आर्टिकल 226, आपकी कोई कुछ ना सुनना हो आप हाई कोर्ट चले जाओ। ठीक, तो वो उससे डरते हैं। वो तो चाहते हैं हम डंडा उठाएं, हम डंडा उठाएं, जेल जाएं, 307 लगवाएं, 302 लगवाएं। लेकिन अब उन्हें क्या पता, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बेवकूफ़ थोड़े रह गए हैं। अब वो 307 302 क्यों लगवाएंगे? अब तो संविधान उठाएंगे, उसमें देखें क्या क्या राइट्स हैं। मतलब 302 और 307 का उसको मतलब पता चल गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम हमारे खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, हम उनसे भी नहीं डरते। देखो, जेल कई बार बिना वजह जा चुके हैं। चंद्रशेखर भाई 16 महीने जेल रहे और बिना किसी कारण के रहे। मैं 14 महीने फरारी पर रहा, बिना किसी कारण के रहा। ठीक, फिर 1.5 महीना जेल रहा चंद्रशेखर भाई के साथ, बिना किसी कारण के रहा। ठीक, तिहाड़ रहे हम दोनों लोग, बिना किसी कारण के रहे। ठीक,
तो जेल का तो समझ आ गया है, जेल कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। आदमी है वहाँ, एक भी जानवर नहीं दिखता, बाहर तो जानवर दिखते भी हैं। और वहाँ तो बड़ा टाइम पंचोल है। सुबह 6 बजे आपको चाय आ जाएगी, 9 बजे खाना आ जाएगा, फिर 3 बजे चाय आ जाएगी, 7 बजे खाना आ जाएगा, बात खत्म। पूरा दिनचर्या सेट है। अच्छा। तो जेल से डर लगता ही नहीं है, किसी कहीं भी जेल में डाल दो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक। और अम्बेडकरवादी लोग हैं, जेल में सबसे बड़ा सहारा होता है किताबें। किताब ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और ज्ञान में वृद्धि होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जब जेल जाता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है जेल जा करके। फ़ोन से दूर, दुनिया से दूर, सिर्फ किताबों के साथ, बड़ी अच्छा लगता है। अभी थोड़े टाइम पहले जिसको सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं या बहुजन मूवमेंट के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं वो मीडिया, उसको बहुत मजा आया था। शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 4 जून, 4 या 6 जून आपका एक वीडियो आया और 36 या 38 मिनट का वीडियो था। उसमें आप आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को अलग मतलब दिखाने की बात कर रहे हैं। साथ में वो भी कह रहे थे कि शायद 18 तारीख का वीडियो दूसरा आपका आया, वो भी कह रहे थे कि 40% भीम आर्मी के लोग एएसपी में जाएंगे और 60% आज़ाद समाज पार्टी के जो भी नेता है वो। बिल्कुल। क्या हुआ आप दोनों भाइयों के बीच में? देखिए, बेसिक क्या है कि चंद्रशेखर भाई और हम मित्र भी हैं, ठीक। और जब हम मित्र हैं तो कभी कभी हम दोनों ही भूल जाते हैं कि भाई हम एक संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं। तो हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही थी, कुछ ऐसा घटित हुआ कि जो मुझे जो है ना, जिसने मुझे अंदर से आघात पहुंचाया। तो मैं जो हूँ भावनात्मक तरीके से मैंने जो सस्ता वो आके बयां किया, वो ऐसी सी बात है। और मैं बड़ा दुखी हूँ, इंसान ही हूँ ना भाई। इंसान की भी एक लिमिट होती है, वो लिमिट पार होती है तो फिर वो क्रोध भी आता है, दुख भी होता है। तो जो पहला मेरा 38 मिनट का वीडियो था वो भावनात्मक वीडियो था, और वो सच था, वो भी इसमें कोई वो नहीं है, ठीक। हाँ, उसमें कुछ शब्द जो है वो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, वो कुछ शब्दों को मैंने गलत यूज किया। मेरा दूसरा जो वीडियो था जिसे मैंने ये कहा है कि भाई 40% भीम आर्मी की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और 60% आज़ाद समाज पार्टी समाज के। पार्टी। वो बेसिक क्या है कि वो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं ये देख रहा हूँ कि आज चाहे तो आप किसी कोई बड़ा कॉलेज हो, उसका कोई हेड हो, आरएसएस का आदमी है, कोई मंत्री हो उसके पास बैठा हुआ आरएसएस का आदमी है। अभी आपने ये देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने यादव जी, कहाँ से निकल गए कुछ नहीं पता, बाद में पता लगा आरएसएस के आदमी है, ठीक। तो उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया कि संगठन सर्वोपरि है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहते थे कि जिस समाज की जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी राजनीतिक पेड़ कोई भी उखाड़ के फेंक सकता है। तो मेरा यही बताने का प्रयास था कि हमें अपनी सामाजिक जड़ इतनी गहरी करनी है भीम आर्मी की, कि जो पूर्व अब से पहले हमारे साथ हुआ, जैसे हमारी दलित पंथा संगठन के साथ हुआ, जैसे एसएसडी संगठन हमारा रहा उसके साथ हुआ, जैसे बामसेफ के साथ हुआ, DS4 के साथ हुआ, ऐसा हमारे साथ ना हो। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे कि विनय रतन और चंद्रशेखर आज़ाद अब दुश्मन बन गए। नहीं, ये तो देखो, ये तो गलत बात है कि दुश्मनी किस चीज़ की होती है? कोई भाई बंटवारा चल रहा है। वो भी आंदोलन में अपनी मर्जी से, मैं भी आंदोलन में अपनी मर्जी से हूँ। दोनों लोग साथ हैं, दोनों ने संगठन को बनाया, खड़ा किया। और हमारा एक कहावत है कि माँ डायन हो तो पुतों को नहीं खाया करती। संगठन हमारी माँ है, ठीक। और हम जब तक जिंदा हैं तो हम उसी में रहेंगे। जब हम मरेंगे तो कफन भी नहीं ले जाएगा, भीम आर्मी के झंडे के साथ जाएगा। देख, संगठन में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है और होनी भी चाहिए। अभी शॉर्ट आउट हो गया पूरा। देखिए क्या है कि इस घटनाओं से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कौन संगठन का हितैषी है, कौन संगठन का हितैषी नहीं है, वो पता लगा। तो एक बात को देखो तो ये सब चीज़ें हुई भी ठीक, अच्छा हुआ हुई। फिर बात हुई आपके? हाँ, नहीं, बात हुई, आपस में बैठ कर काफ़ी लंबी चर्चा रही। अच्छा।
अब समय का भी अभाव उनके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं आज गुजरात हूँ, आज पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक। तो मैंने जैसे बताया कि भाई हम मित्र भी हैं, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिग्नेश मेवाणी से आप संपर्क में है? जिग्नेश मेवानी भाई हैं संपर्क में। पिछली बार यहाँ पर आया था तब उनसे मुलाकात हुई थी। एक वहाँ यहाँ पर तथागत बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण बड़ौदा में ही हुआ था, और वो शौर्य स्तंभ जो है महाराष्ट्र वाला, उसका उद्घाटन किया था, तो हम दोनों लोग साथ थे। उसके बाद से कोई चर्चा बातचीत हुई नहीं। अच्छा, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब से एमपी बने हैं या तो बड़े नेता बने हैं भारत के तौर पर, तब से उन्होंने बात करना छोड़ दिया है जिग्नेश मेवाणी से। ऐसी भी बात सुनने को आई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा किसने कहा? ऐसी बात सुनने को आई है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। भाई जिग्नेश मेवाणी भी भाई विधायक हैं, चंद्रशेखर भाई भी एमपी हैं, आपस में बात कर लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। क्योंकि हमारे भी सोर्स है। हाँ, कभी बिल्कुल होंगे। इसीलिए मैंने सुना, इट मीन्स 100% ये सोच है। नहीं, देखिए, अगर राजनीतिक वैचारिक की बात करें तो जिग्नेश भाई अपनी एक अलग पार्टी में है और हमारा एक अपना राजनीतिक दल है। तो वैचारिक तौर पर जो है चर्चा होती है नहीं होती है तो मुझे पता नहीं है। ठीक। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको किसी से चर्चा करने में कोई परेशानी है नहीं चंद्रशेखर भाई को। और जिग्नेश मेवाणी भाई तो है, गैर थोड़ी है। चल ठीक है, दूसरे दल में एक अलग चीज़ है। भाई है, अगर उसे कभी हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम खून भी निकाल के उसके लिए दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे बात कर रहे थे भीम आर्मी की, कि जो आज़ाद समाज पार्टी है उनके साथ कोलैबोरेशन में है। कोई भी पार्टी का तभी मजबूत होती है जब उसका संगठन मजबूत हो। बिल्कुल। और जैसे बात आपने की कि 40% जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं भीम आर्मी से, वो कुछ सोच के आए होंगे। किसी की राजनीतिक वैचारिक भावनाएं होगी, किसी की समाज को लेकर कुछ भावनाएं होगी। तो ऐसे कोई नेता है, ऐसे कोई लोग हैं कि जिसकी वजह से छोटा एक इंसान है जो एकदम गरीब तबके से आया है और वो अभी पार्टी में काम कर रहा है और बड़े पद पर काम कर रहा है, ऐसा कोई लोग आपके ध्यान में है? हाँ, कई सारे साथी हैं अभी। हमारे उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो पार्टी कोर कमेटी में हैं। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा, वो पार्टी कोर कमेटी में हैं। ठीक। और भी अन्य अन्य पदों पर हैं संगठन के लोग। देखिए, वो बेसिक मेरा कहने का क्या मकसद था आप समझिए। धन की एक चकाचौंध होती है, और जब धन की चकाचौंध होती है तो आदमी की आंखें टिमटिमा जाती हैं। वो 1% इंसान के लोगों की बात की है आपने उसमें। हाँ। एक वो कार्यकर्ता, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिला हूँ अदर अदर पार्टियों के भी, वो कार्यकर्ता जो नीचे ज़मीन पर बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, जिसमें क्षमताएं हैं, राजनीतिक शक्ति खड़ी करने की क्षमता है। मेरा तो चेहरा दिख रहा है, लेकिन मेरे पीछे जो हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ताकत रखते हैं चीज़ों को बनाने की, खड़ी करने की, और सैद्धांतिक तौर पर जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता। वो उन लोगों की बात की मैंने कि कल उनके पास धन नहीं होगा तो पार्टी उनको सह सम्मान देकर के आगे की ओर बढ़ाएगी, चुनाव लड़ा के विधानसभा लोकसभा भेजेगी, जैसे काशीराम साहब भेजते थे। हालांकि ये बातें हमारी अभी नहीं, ये संगठन जब पार्टी बनी तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की मेरी ये बातें पहले भी कई बार हुई हैं, भाई हमें ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक। तो भीम आर्मी हो या आज़ाद समाज पार्टी का सिरम हो, उससे क्या मायावती जी को फटका पड़ा है? आपको लग रहा है नुकसान हुआ? देखिए, मेरा ये मानना है लड़ाई विचारों की है। आपका विचार, जैसे आरएसएस का अपना एक विचार है, अपने विचार पर आरएसएस चल रही है, पूरे देश में स्थापित है। ठीक। ऐसे ही हमारा भी अपना एक विचार है, हम उस विचार के आधार पर चल रहे हैं। उस विचार को जिस दिन हम छोड़ेंगे ख़त्म हो जाएंगे। पहले भी ये हुआ है, अभी नहीं। मैं अगर आपको इतिहास में लेकर जाऊं तो बौद्धों के 10वें राजा राजा वैद्रथ थे। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग पर विश्वास किया और मारे गए, राज चला गया। ये घटना 2-3 बार घट चुकी है। ठीक। और ये घटना मान्यवर काशीराम साहब के साथ भी घटी है। तो हमारी तो वैचारिक लड़ाई है, हम अपने विचारों पर अडिग हैं। डॉक्टर अम्बेडकर तो ओनली सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन वो
वो भी बाबा साहब के विचारों पर आगे बढ़े हैं, कांसीराम साहब के शिष्य है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, कमज़ोर एक रिक्शा चलाने वाला है और एक बड़ा व्यापारी है, दोनों में झगड़ा हो जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? व्यापारी व्यापारी जीतेगा ना। व्यापारी जीतेगा, यानी कि बड़ा आदमी। एक ताकतवर में एक कमज़ोर में फैसला नहीं हो सकता, तो इन दोनों को इक्वल आना होगा। ऐसे समझ रहे? यहाँ पर बहुजन जो है अभी कमज़ोर है, अभी उनके सर्वजन बनने का समय नहीं आया है। जब तक बहुजन ताकतवर होकर यहाँ तक नहीं आ जाते, फैसले की सूरत में नहीं आ जाते, तब तक सर्वजन के विषय में सोचना हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि हमारी पहली बात ही शुरुआत ऐसे टॉपिक से हुई थी। बिल्कुल। कि दलित समाज में भी काफी ऐसी कास्ट है, सब कास्ट जिसको कहते हैं, तो वो ही एक नहीं हो रहे, तो फिर आगे तो क्या करेंगे? एक दोहा है, वो शायद किसका है तो मैं भूल गया, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। इसका मतलब यह है कि अभ्यास करते रहो। रस्सी जो कुएं में आती जाती रहती है, वो पत्थर पर निशान डाल देती है। तो भीम आर्मी प्रयासरत है, और भीम आर्मी के इस प्रयास का ये नतीजा है कि महाराष्ट्र से महार, बिहार से पासी और पासवान, उत्तर प्रदेश से पासवान, दिल्ली से वाल्मीकि, पंजाब से वाल्मीकि और चमार, ये सब धीरे धीरे जाति एकजुट हो रही है। मांझी, मुसर, कटीक, धोबी, शेड्यूल कास्ट की जातियाँ बड़ी तेजी के साथ जो ना बीमारी में लगातार बड़ी तेजी से जा रही है। आपके यहाँ भी देखिए, गुजरात में भी बड़ी तेजी से जा रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई जा रही है। ठीक, और उसके साथ साथ बैकवर्डों की जातियाँ भी बड़ी तेजी से साथ जुड़ रही है। अब देखिए, अब तो काम चुंबकीय तरीके से हो रहा है कि एक चुंबक है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की, और लोगों में आशा है कि बीमारी में कुछ कर दिखाएगी या समाजवादी पार्टी कुछ कर दिखाएगी, तो लोग बड़ी तेज़ी से उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और मैं ये भी आपको आज बताता हूँ कि 5 साल अब हमें पूरी ईमानदारी से आप काम करने दीजिए। 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति यहाँ हम लोग बोल के खड़े होंगे। राष्ट्र समाज पार्टी तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होगी बीजेपी और कांग्रेस के बाद। गुजरात में इस पार्टी को लेकर क्या रणनीति है आपकी? अभी पहले संगठन यहाँ देख रहे हैं, संगठन मजबूत हो जाए। अभी साथियों को कहा है कि और संगठन दिखाइए कितना क्या है, तो संगठन लगेगा, संगठन हमारा नीचे तक पहुँच गया है तो पार्टी घोषणा कर देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो गुजरात के लोग कहेंगे, क्योंकि हमारा नियम यही है कि जैसे हमारी पार्टी बिहार में है तो बिहार के विषय में पार्टी का निर्णय जो ना बिहार की कमेटियाँ लेती हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की कमेटियाँ लेती हैं। ठीक, हमारे पास तो निर्णय आते हैं, चंद्रशेखर भाई के पास निर्णय जाते हैं, भाई बिहार के लोगों ने ये कह दिया 3 सीटें लड़ानी है, इन पर ये लोग लड़ेंगे, ये मामला है। वो कहते ठीक है, हमारा काम पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि तब आप जेल में नहीं गए होते तो आप कुछ और ही दिशा में होते? उस घटना के बाद कहीं नौकरी कर रहे होते, आंदोलन में आए होते, कहीं बैंक में पीओ बन जाते, या कहीं पुलिस में दरोगा बने हुए होते, या फिर कोई बिजनेस कर रहे होते, या फिर खेती कर रहे होते। तो वो एक आपके लिए चमत्कार जैसा ही सामने आया, ऐसा देखिए बोल सकते हैं? ये सोचा नहीं था कभी, मतलब ये इतनी बड़ी जो ये जो नाम मिला है, ये जो ख्याति मिली है इतनी बड़ी, ये कभी सोचा नहीं था कि ये हम ऐसा कुछ कर जाए। ठीक, हाँ, बस एक चीज़ सोची थी, काम अपना पूरी ईमानदारी से करना है। काम हमने अपना पूरी ईमानदारी से किया, आज भी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं बस। ठीक, और नेक नियत मंजिल आसान। अगर आपका इरादा सही है, आप सच के साथ हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपके खिलाफ चाहे लाख षड्यंत्र क्यों ना हो। भीम आर्मी के लोग ईश्वर में मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं, ईश्वर है कहाँ भाई? ईश्वर इन सेंस भगवान। भीम आर्मी के लोग प्रकृति में मानते हैं। ये हवा जो चल रही है, ये पानी जो है, ये पेड़ पौधे जो हैं, जो हमें जीवित रखे हुए हैं, जो हमें शारीरिक फ़ायदा दे रहे हैं, इनमें तो मानते हैं। देखिए, ईश्वर का नाम आ जाना कि चमत्कार का नाम आ जाना, ठीक है। और मैंने नहीं देखा किसी लड़की का बलात्कार हो रहा हो वहाँ कोई चमत्कारी तरीके से कोई उसको बचाने चला जाए। मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, पूरा चर्चित कांड रहा। कोई चमत्कार, कोई ईश्वर उसको बचाने नहीं आया। कितने बच्चों को घोड़ी से उतारा जाता है, मटका छूने पे मारा पीटा जाता है। मैंने भी केतन लाल हत्याकांड आपको बताया उत्तराखंड का, कि गुप्तांग तक उसके जला दिए गए हैं, यहाँ पैरों में कील ठोक दी गई है। कोई ईश्वर बचाने नहीं आया, तो ईश्वर कहीं नहीं। हाँ, ईश्वर मैं मानता हूँ जो
बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, वो ईश्वर है, उनसे बड़ा ईश्वर कोई है नहीं। आप अपने माँ बाप की सेवा करो, आपको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके घर में है। आप धक्के खाते रहो, आप तीर्थ पे जाओ, सब जगह जाओ, अपने माँ बाप को पूछो ना, लगता है आपको मन की शांति मिल पाएगी? तो ईश्वर कहीं नहीं है, आपका कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। आप कर्म करें, बात खत्म। लव मैरिज में मानते हो आपने? शादी की है या नहीं की है? नहीं, शादी की है मैंने, शादी लव की है मैरिज तो, हुई हाँ, है? प्रेम विवाह ही है। हम लोग, मेरी मैडम दोनों साथ पढ़ते थे, अच्छा। और फिर साथ इंटरकास्ट? पढ़ते। नहीं नहीं, वो कास्ट ही है। अच्छा। हाँ, साथ ही पढ़ते थे, और फिर हमने उसे पसंद कर लिया, तो फिर हमने बात की उनके घर। धीरे धीरे मान गए। पहले मना हुआ, पहले हमारे घर वालों ने मना किया, फिर उन्होंने मना किया। ये सब हुआ उसके मान गए। पहले की बात है ना ये तो? हाँ, संगठन बनने से पहले। अच्छा। तो फिर वो लव मैरिज अरेंज मैरिज में चेंज हुई। तो कभी बोलते नहीं ये आप जाते हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं? बड़ा सहयोग रहता है, खास तौर से मेरे छोटे भाई का, मेरी माता जी का, मेरी वाइफ का। मैं तो जब ये घटना घटित हुई और सब लोग जेल में थे और मैं फरारी में था, मेरा बेटा पैदा हुआ था, 3 महीने बाद मैंने उसकी शक्ल देखी थी। अच्छा। और 3 महीने बाद ही मैं जब गया, जब मेरे पास सूचना आ गई कि वो मर भी सकता है। फिर हमारे जिले के पास ही एक उत्तराखंड का जिला पड़ता है हरिद्वार, वहाँ एक क्षेत्र है रुड़की। बरसात के समय में रात को 8 बजे वहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद मैंने अपनी बेटी की शक्ल देखी। छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद गोरा चिट्टा मेरी की तरह। और फिर मैं रात के 8 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक वहाँ रहा उसके साथ, और सुबह 4 बजे वहाँ से निकल गया। तो पुलिस पीछे रहती थी। जो भी ऐसे पब्लिक में रहता है, समाज के कार्य में हमेशा बिजी रहता है, कभी ऐसा भी माइंड में आता होगा कि अब यार छोड़ ना यार, अब छोड़ ये सब, अपने रास्ते चलते हैं, ऐसा? नहीं, बेसिक क्या है कि अब इस काम को नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो जीवन ही चला जाएगा, ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। महसूस होता है मुझे कि जैसे एक बार मेरी माता जी ने मुझे कहा, कहने भाई ये जो तेरे बच्चे हैं ये बेकार हो जाएंगे, तू इस काम को करता है। तो हमने माता जी को कहा कि वो तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा एक बेटे को मरा हुआ समझो, लेकिन आज के बाद मूवमेंट के विषय में कभी कोई सवाल मत करना। तो मैं जब घर से चलता हूँ तो घर वालों को भी पता है कि कभी भी गोली भी लग सकती है, कहीं हत्या भी हो सकती है, लेकिन कभी कोई मुझसे सवाल नहीं करता तू कहाँ जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली हुआ, और काफ़ी सीरियस था। बिल्कुल। तब कैसा हुआ था आपको, मतलब क्या लगा था आपको? देखिए, गोली चली तो गोली का पता लगा। अब क्योंकि क्रोधी लोग हैं, चंद्रशेखर भाई भी पहले बहुत क्रोध करते थे, मैं भी बहुत क्रोध करता था, तो बड़ा क्रोध आया। पहले तो सोचा उनको ढूंढा जाए और उनका इलाज किया जाए, और मैंने प्रशासन को चुनौती भी दी थी, या तो तुम उनको ढूंढ लो 2-4 घंटे, आपका वीडियो आया, वरना फिर भीम आर्मी ढूंढने निकलेगी और मैं छोड़ेगी नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, हम डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, ये काम उनका है, उनको ही करने दो। तो हमने फिर अपने आप को शांत किया, चंद्रशेखर भाई से बात की, उन्होंने कहा भाई सबको संभालो, बाहर किसी प्रकार कोई दंगा, कोई फसाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रशासन को अपना काम करने दो और आप लोग अपना काम करो शांति से। तो उन्होंने प्रशासन को कहा भाई आप ढूंढो, उनको जेल भेज दो। बाकायदा उनको ढूंढा गया, मुकदमा दर्ज हुआ और जेल गए, अभी मुकदमा चल रहा है। उसके 1 महीने बाद मुझे घेर दिया था उसी जगह। अच्छा। हाँ, जब जहाँ चंद्रशेखर भाई पर गोली चली थी, उन पर गोली पुल के नीचे चली थी, और मुझे पुल के ऊपर घेर लिया था, कई सारी गाड़ियाँ थी। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो लड़का गाड़ी चलाता है वो बहुत तेज तर्राक था, वो मुझे बचा के ले गया। हो सकता है कि आज हम होते ही ना। कौन थे वो, पता चला कुछ? नहीं, बेसिक क्या है कि उन्होंने फील्डिंग सजाई थी। अच्छा। हाँ, 50-60 किलोमीटर में फील्डिंग सजाई थी कि 10 किलोमीटर पीछे गाड़ी ये रहेगी, 10 किलोमीटर तक ये रहेगी, 10 किलोमीटर तक ये रहेगी। तो बेसिक जहाँ कैमरे थे उन सबको आइडिया था, तो पता नहीं लग पाया कि थे कौन। अच्छा, क्यों ऐसा मतलब आप तो संगठन चलाते हैं, आप मतलब किसी को मारने थोड़ी जाते हैं, अपना काम करते हैं। कहीं अत्याचार होता है तो वहाँ पे जाते हैं, प्रशासन से बात करते हैं। तो ऐसे घटनाएं क्यों होती है बार बार? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब वो हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कोई आदमी शराब पीता है रोज, ठीक है, और आप एक दिन उसके जागोगे तो शराब मत पी, तो वो व्यक्ति आपको ऐसा इस निगाह से देखेगा कि आप बहुत बुरे व्यक्ति हैं।
जिन लोगों को शोषण करने की आदत पड़ गई हो और जब आप उनके खिलाफ लिखित एफआईआर दर्ज करा कर जेल भिजवा देते हैं तो फिर आप उनकी आंखों में खटकते हैं कि ये आदमी हमें ये सब करने से रोक रहा। यही कारण हो सकता है, दूसरा क्या कारण है? भाई किसी से भाई बंटवारा नहीं है, किसी से जमीन का लेन देन नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है। भाई ये तुम गलत करोगे हम जेल भिजवाएंगे, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। यहाँ आंदोलन का देश है, यहाँ आंदोलन करके अंग्रेज भगा दिए उन्हें, तो आंदोलन करके मुकदमे भी दर्ज करा सकते हैं, वो हम करते हैं। आखिरी सवाल, गुजरात में जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए भीम आर्मी से क्या संदेश देना चाहेंगे, और आगे जो इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए क्या यहाँ के युवा भीम आर्मी से जुड़ सकते हैं, और जुड़े तो कैसे जुड़े और क्यों जुड़े? देखिए, सबसे पहले तो गुजरात जो है बाबा साहब की नगरी है। ये वही गुजरात है जहाँ पर बाबा साहब को रहने के लिए जगह नहीं दी गई थी। ये वही गुजरात है जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था, और संकल्प के बाद पूरे देश में संविधान से लेकर हर चीज़ की सुख सुविधाएँ दी हैं। गुजरात के जो साथी बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, मेरी अपील है कि वो भीम आर्मी से जुड़ने का काम करें। देखिए, अलग अलग टुकड़ों में बट कर के हमारा भला नहीं हो सकता। बहुजन आंदोलन को हर समय अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया। आप ही सोचिए कि इधर तो आरएसएस के लोग उत्तर भारत में गाय को लेकर के हत्याएं कर देते हैं, गाय के मांस पर हो ना हो हत्या कर देते हैं। उधर वही आरएसएस के लोग दक्षिण भारत में गाय को काट कर खाते हैं। समझिए, उनकी विचारधारा जो है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, कुछ भी हो शासन करना है। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि हमें भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। जब वो हमें क्षेत्रवाद की भाषा पढ़ाते हैं कि तुम गुजराती हो, तुम मराठी हो, तुम यूपी वाले हो, तुम बिहारी हो, तुम फलाने हो, तुम इसके हो, वो जब इस बात की भाषा पढ़ाते हैं तो तब हमारे माइंड में एक चीज़ चलनी चाहिए, हम सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपना राज यहाँ कायम किया, डरा के धमका के सब चीज़ें करके, तो हमारी तो आबादी इतनी है कि हम तो 24 घंटे में राज स्थापित कर सकते हैं लोकतंत्र के तहत। तो मेरे साथियों, जिसकी जो हिस्सेदारी है वो उसको दी जाएगी। भीम आर्मी से जुड़ें। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस पूरे देश में भीम आर्मी से बेटर कोई संगठन कार्य कर रहा है और इससे ज़्यादा मजबूत कोई संगठन है तो आप मुझे भी बताइएगा, मैं आपके साथ चलकर ज्वाइन हो करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, भीम आर्मी भारत में फ़िलहाल बहुजनों का सबसे बड़ा संगठन है और वैचारिकता के आधार पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आइए भीम आर्मी से जुड़िए, इसको अपना घर समझिए और उन ताकतों को उखाड़ कर फेंकने में मदद कीजिए जो ताकतें आज इस देश को कब्जा करके, इस देश पर कब्जा करके बैठी है, जो ताकतें इस देश को लूट रही हैं। अंत में मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसे गुजरात के लोग तो देखेंगे ही और साथ साथ और बहुत सारी जगह के लोग देखेंगे। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि नशे से दूर रहें। जी, नशे ने बर्बाद किया है और नशे ने बहुत बर्बाद किया। ये नशा ना तो भगत सिंह पैदा होने दे रहा है, ना डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होने दे रहा है। ये नशा जो हमारी नसों में डाला जा रहा है धीरे धीरे करके, गुलाम पैदा कर रहा है। तो जो लोग भगत सिंह की बात करते हैं, जो अम्बेडकर की बात करते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, जो वीर अब्दुल हमीद की बात करते हैं, जो फूले की बात करते हैं, वो अगर वाकई ही इन सब लोगों की बात करते हैं और इनको आइडल मानते हैं तो उनको सबसे पहले नशे से दूर होना होगा। नशे से जितना दूर रहोगे उतने वैचारिक बनोगे, उतने ताकतवर बनोगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय થેન્ક યુ। તો આ હતા રતનસિંહજી કે જેઓ ભીમ આર્મીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે, અને જે રીતે આપણે સાથે વાત કરી છે અને ખુલીને વાત કરી છે, એમના પરિવારથી લઈને જે મુવમેન્ટની વાત છે, સાથે ચંદ્રશેખર આઝાદ છે એમની વાત છે અને ભીમ આર્મીની વાત છે, તમામ મુદ્દા ઉપર આપણે વાત કરી। આ વાતચીત તમને કેવી લાગી છે કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। નમસ્કાર।